नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ पे मीरा और मुथु के कहने पे स्नेहा, जो इंद्रानी बनकर रह रही थी उनके पास, वो मान जाती है जापान जाने को लेकर के। हालांकि वो जब एक दूसरे से गले लगाकर थे तभी इंद्रानी कहती है कि मेरा असली नाम स्नेहा है, जिस पर वो कहते हैं क्या तुम स्नेहा नाम रखना चाहती हो। जिस पर वो कहती है नहीं, ये नाम मेरे पिता का देन है और मैं इस नाम को कभी नहीं रखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आपने जो मेरा नाम रखा है इंद्रानी, मैं इसी के नाम के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। जिस पर वो कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा अगर तुम ये नाम रखती हो तो, लेकिन ये तुम्हारी मर्ज़ी है। फ़िलहाल मुझे खुशी है कि तुम सच में जापान जाने के लिए मान गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। जिस पर सब खुश होते हैं और एक दूसरे की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए उसकी माँ रसोई घर में जाती है और रसोई घर में जाकर तुरंत हलवा बनाती है। इधर उसके पिता भी बाहर जाते हैं और अपने काम की जगह पे जाकर नदी किनारे बैठते हैं और सोचते हैं कि जापान जाने के लिए कितने पैसे लगेंगे। उनके पास फ़ोन नहीं था, तो इसलिए वो सीधे प्रिंसिपल ऑफिस चले जाते हैं, ये सोचते हुए कि शायद सर के पास कोई उपाय तो होगा। फिर वो प्रिंसिपल ऑफिस जाते हैं तो प्रिंसिपल से मिलते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं मुथु जी, आप यहाँ कैसे? क्या बात है, आपकी बेटी तो पूरे गांव में फर्स्ट आई है, जबकि हमारे स्कूल में सबसे बड़ी टॉपर जो लड़की थी, जिसे देखकर हमें लगता था कि वो 8 क्लास से ही टॉप कर रही थी, 7 में टॉप की थी, 8 में तो आपकी बेटी टॉप कर गई और पूरा क्लास उसकी पढ़ाई को लेकर मान गया। उसे तो मानना ही था। मैं तो यहाँ इस बारे में बात नहीं करने आया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आगे क्या। अच्छा, अब आप आगे की पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि अगर हालांकि आपकी बेटी साइंस ली है, 12 में तो उसने साइंस ले लिया, 11 में, तो वो क्यों ना मेडिकल के बारे में अच्छे से पढ़ाई करे। मेडिकल में बहुत स्कोप है और डॉक्टर वगैरह तो बन ही जाएगी। जिस पर मुथु कहते हैं नहीं सर, मैं उसे डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छी ऐसी इंजीनियर वगैरह बने जो मतलब जो दुनिया का भला कर सके। तो डॉक्टर भी तो अच्छा काम करते हैं, पर सर डॉक्टर तो जान बचाते हैं और यहाँ पे डॉक्टर बनने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। लेकिन मुझे अपनी बेटी को क्या बनाना है, ये सच कहूँ तो मैं ठीक से नहीं जानता, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था इस बारे में। ये क्या मतलब हुआ मुथु जी कि आपने कभी सोचा नहीं? क्योंकि सर ये उसकी खुद की ज़िंदगी है, मैं इस बारे में फ़ैसला कर कैसे सकता हूँ? अगर मैंने फ़ैसला कर भी लिया और अगर उस फैसले से वो खुश नहीं है और उसके जीवन में मेरे इस तरह के ज़ोर ज़बरदस्ती दिए गए फ़ैसले की वजह से अगर उसके लाइफ में किसी तरह की मुसीबत आती है और वो पढ़ाई को ठीक से नहीं कर पाती है, तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है ना सर। आप खुद ही जानते हैं कि आजकल के बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, हम समझ रहे हैं आप जो भी कहना चाहते हैं, पर मैं चाहूँगा कि आप उसे साइंस लेने दें, मतलब मेडिकल फील्ड में जाने दें। अच्छी जगह है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पर सर ये उसके ऊपर निर्भर करता है ना। जिस पर वो कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन मैं तो बातों बातों में आप भूल ही गया, आप इस वजह से तो नहीं आए हैं। जिस पर मुथु कहते हैं हाँ,
मैं कब से आपको कुछ कहना चाहता हूँ, पर आप सुन ही नहीं रहे हैं। जिस पर सर कहते हैं, हाँ बताइए। मुथु कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का एडमिशन जो है वो जापान में हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे वो सब किया जाता प्रोसेसिंग, मुझे वो सब जानना था। आप अपनी बेटी को यहाँ नहीं पढ़ाना चाहते? नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो इतनी अच्छी है पढ़ाई में तो वो एक बेहतरीन जगह पे जाकर पढ़े। और जापान टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत अच्छा है और बहुत कुछ एडवांस लेवल पे उसे सीखने को मिलेगा। और अगर उसे कुछ अलग से सीखना भी हुआ तो वो वहाँ पे जाकर सीख सकती है। मैं उसे यहाँ पे रोक कर उसे फोर्सफुली यहाँ पे रखना नहीं चाहता। तो यहाँ पे भी तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, है। लेकिन सर यहाँ पे है तो सही, लेकिन मैं सच कहूँ तो मैं एक पिता होने के नाते बस इतना चाहता हूँ कि मेरी बच्ची अच्छी ज़िंदगी जिए और उसे ज़िंदगी में कोई कष्ट ना हो। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसे कोई तकलीफ़ ना हो, कोई भी इंसान उसे चोट ना पहुँचाए। क्या आप ये इस पोस्टर की वजह से कह रहे हैं? प्रिंसिपल के हाथ में भी वो पोस्टर था, जिसे देखकर वो बहुत शॉक्ड होते हैं और कहते हैं, मधु आपने भी देखा, अरे पूरे गांव ने देखा है तो मैं कैसे नहीं देखता। आप मानते हैं कि वो उसकी बेटी है? हाँ, मैं मानता हूँ और मैं ये बात जानता भी हूँ अच्छे से कि वो उनकी बेटी है और कभी ना कभी वो मुझे छोड़कर जाएगी। लेकिन मैं ये सब उसके हाथ में छोड़ना चाहता हूँ। अगर वो जाना चाहती है तो मैं उसे नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर वो मेरे पास रुकना चाहती है तो मैं नहीं चाहता कि उसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ले जाए। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसमें मेरी मदद करें। क्या सच में वो नहीं जाना चाहती? नहीं सर, वो बिल्कुल भी अपने पिता के पास नहीं जाना चाहती है। उसके पिता ने उसकी माँ को मार दिया और इस सब में उसे बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। उसने पहले कभी स्कूल के बारे में नहीं जाना। मैं जानता हूँ कि आप मेरी बातों को नहीं मानेंगे। नहीं मुथु जी, मैं मानता हूँ, क्योंकि वो बच्ची जब आई थी स्कूल तभी मैं समझ गया कि इसने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। लेकिन हाँ, पढ़ाई में बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने उसे एक चांस दिया और उसका एडमिशन 8 क्लास में कराया। 10 साल की बच्ची होते हुए भी उसने 8 क्लास में पढ़ते हुए भी 10 और 12 के भी मैथ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। क्या? मुथु ये सुनकर हैरान हो गए और फिर सर कहने लगे, हाँ मैं खुद हैरान हूँ, क्योंकि जब मैंने क्लास में 8 क्लास में पढ़ रही थी तो फिर अचानक से एक बोर्ड पे मैथ का क्वेश्चन लिखा हुआ था। वो 10 क्लास का था, जो गलती से किसी ने लिख दिया होगा। वो जा कर के वो सॉल्व करने लगी और उसने सॉल्व भी कर दिया। मैं हैरान था, आखिर इसे इतनी अच्छी नॉलेज कैसे है इस सब में। फिर मैंने और कुछ टीचर्स ने मिल के उसके 12 क्लास तक के पढ़ाई को देखा और हमने उससे जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा वो माहिर है पढ़ाई लिखाई में। और इसलिए हमने सोचा कि अगर उसका अच्छे से पढ़ाई हो जाए तो हम खुद चाहेंगे कि वो मेडिकल फील्ड में जाए। एक्चुअली ये हमारी अपनी इच्छा है, लेकिन आपने जैसा कि कहा, एक पिता होने के नाते आपने कहा कि ये उसकी अपनी इच्छा है और हमें उसकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए।
तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि क्या सच में वो खुद जाना चाहती है जापान, या फिर वो अपनी फैमिली को नहीं देखना चाहती इसलिए जाना चाहती है जापान। जिस पर मुथु कहते हैं कि सच कहूँ तो सर, वो अपनी फैमिली से मिलना नहीं चाहती और इसलिए वो दूर भागना चाहती है। जो कि उसके पास पैसे नहीं हैं और जो कि अभी वो 14 साल की ही हुई है, तो वो अभी भी माइनर है और वो बहुत कुछ झेल चुकी है पहले भी। तो मैं नहीं चाहता कि उसे और कोई तकलीफ़ हो, पर अपने देश में अगर वो रही तो उसके पिता कहीं ना कहीं से उसे ढूंढ लेंगे, और अगर उसकी ज़िंदगी फिर से पहले जैसे हुई तो शायद वो ये सब झेल नहीं पाएगी। भले वो बहुत अच्छी है पढ़ाई में, आपको भी पता है कि हमें उन बच्चों को आगे बढ़ने देना चाहिए जो काबिल हैं, ना कि हमें उनके रास्ते में आना चाहिए। वो काबिल है तो उसे आगे बढ़ने देना चाहिए, उसे आगे खुश रहने का हक है ना, आगे बढ़ने का हक है ना सर। हाँ बिल्कुल, उसे आगे बढ़ने का, खुश रहने का हक है। तो हाँ प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं एक पिता होने के नाते उसके लिए क्या कर सकता हूँ। उसे यहाँ नहीं रख सकता मैं, क्योंकि अगर वो यहाँ रही तो उसकी ज़िंदगी में वो सब कुछ फिर से लौट आएगा जो वो नहीं चाहती, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी दर्द और तकलीफ़ में रहे। जिस पर प्रिंसिपल भी उनकी हालत समझते हैं और कहते हैं मैं समझता हूँ सर, और कहते हैं कि आप रोइए मत, आप अपने बच्ची के भले के बारे में सोच रहे हैं और मैं इसमें आपका साथ दूंगा। बाहर में टीचर्स भी थे जो वो ये बातें सुनते हैं और वो भी कहते हैं कि क्या बात है, यकीन नहीं होता कि सर, जिस पर सभी लोग आकर कहते हैं सर हम भी आपके साथ हैं। सभी लोग कहते हैं कि मुथु इतना इमोशनल हो जाता है कि उसके पास वर्ड्स नहीं होते कुछ कहने के, फिर भी सभी को वो सर झुका कर नमन करते हुए कहता है शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए, मुझे आपका साथ पाकर अच्छा लगा। मेरी बच्ची बहुत खुश नसीब है कि वो इस गांव में आई और हमारे गांव के लोग और यहाँ के टीचर्स ने उसकी ज़िंदगी संवारने में मदद की, और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही उसकी मदद करें। जिस पर सभी लोग कहते हैं ठीक है, हम सब मिलकर उसका जापान में एडमिशन कराने का प्रोसेस भी देखते हैं और उसके लिए हम लोग जो कर सकते हैं हम वो सब करेंगे। जिस पर सभी लोग एग्री करते हुए कहते हैं चलो उसके लिए एक स्कूल देखते हैं, नहीं उसके लिए कॉलेज देखते हैं ना, कॉलेज होगा ना। लेकिन वो तो अभी 14 साल की है, तो जापान में ऐसा मिलेगा? चलो सर्च करते हैं। वो लोग फिर सोशल मीडिया, इंटरनेट सबका इस्तेमाल करके पूरा सर्च करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ डिटेल्स निकालते हैं धीरे धीरे, और उसके मार्क्स भी भेजते हैं जापान में, और उसके मार्क्स देख करके जापान में उसका एक बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन होता है। और फिर उसके बाद टीचर्स लोग उसके पासपोर्ट, वीज़ा इन सब के इंतज़ाम करने में लगते हैं। जिस पर एजुकेशन पर्पस से तो वो जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो इस वक्त 14 साल की है, और इसी एक प्रॉब्लम की वजह से उसे बहुत डिले होता है। लेकिन धीरे धीरे वो अपने एजुकेशन पर्पस से जो कि जा रही होती है तो उसे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है कुछ टाइम बाद, लेकिन वो जब 15 साल की होती है तब उसे रिलीफ मिलता है। फिर 15 साल पे वो जाती है।
हालांकि गांव में इतने वक्त तक में हर किसी ने को पता चल चुका था इंद्रानी के लाइफ से जुड़े हुए हर सिचुएशन को, और इसी वजह से सबने उसका साथ देना चाहा और किसी ने गांव के बाहर ये खबर जाने ही नहीं दी कि इस गांव में स्नेहा बोलकर कोई लड़की रहती है बोलकर। सबने उसका साथ दिया, सबने उसका ख्याल रखा जब तक कि वो जापान जाने के लिए एयरपोर्ट नहीं पहुंची, और सभी ने इस सब में एक दूसरे का ख्याल रखा। मुथु अपने गांव का हर पल शुक्रिया अदा करते रहता था अपने लोगों का, और कहता था शुक्रिया जो आपने मेरी बेटी का साथ दिया, शुक्रिया कि आपकी वजह से मेरी बच्ची आज अच्छी ज़िंदगी जी रही है, आपने ये बात किसी से नहीं की, शुक्रिया आपका ये सब के लिए। हर टाइम वो शुक्रिया अदा करता रहता था। उसकी पत्नी भी यही सब करती रहती थी आस पड़ोस में, कहती थी कि शुक्रिया मेरी बेटी के बारे में नहीं बताने के लिए। सभी उससे कि ऐसी बातों को कहते थे कि ये भी तो हमारी ही बच्ची है ना, और हम सब चाहते हैं कि हर एक बच्चा अच्छा जीवन जिए, और बच्चों की अच्छी ज़िंदगी के लिए तो हम हमेशा प्रार्थनाएं करते हैं। अगर हम अपने बच्चे के लिए करते हैं तो हमें दूसरों के बच्चों के लिए भी प्रार्थनाएं करनी चाहिए। हर किसी को अच्छी ज़िंदगी और खुशहाल परिवार मिलना चाहिए, और अगर उस आपकी परिवार में आकर उसे वो सब मिल रहा है तो हमें नहीं लगता कि उसे भगवान ने जो दिया है उसे हमें छीनना चाहिए, क्योंकि ये उसकी खुद की किस्मत है। भगवान ने खुद उसे ऐसा परिवार, ऐसे लोग दिए जहाँ वो खुश रह सके, जिसको सुनकर सभी खुश होते हैं और कहते हैं आप सबका शुक्रिया अदा। इंद्रानी खुद अपने जाने से पहले अपने गांव के सभी लोगों से मिलती है और कहती है आप सभी का शुक्रिया अदा कि आपने मेरा इतना ख्याल रखा। इंद्रानी जाने से पहले हर किसी के आँखों में देख उनके मेमोरीज़ को देखती है और समझती है कि ये सब कितने अच्छे और कितने भले हैं, मेरा कितना ख्याल रखा। और सबने स्नेहा को दिल से दुआ दी। सबने कहा कि तुम अच्छे से पढ़ो लिखो, अच्छी इंसान बनना, अच्छे लोगों के बीच रहना, अच्छे से ख्याल रखना अपना, खाना टाइम पे खाना, अच्छे से सोना। हर किसी ने अपनी तरफ से थोड़े बहुत खाने की जो भी चीज़ें होती है वो उन्होंने इंद्रानी को दिए और कहा कि अपना ख्याल रखना, जो काफ़ी हद तक इंद्रानी के कपड़े और से ज़्यादा ही हो गए थे। इंद्रानी जितने कपड़े नहीं ली थी उससे कहीं ज़्यादा तो खाने की चीज़ें हो गई थी, जिसकी वजह से 2 सूटकेस हो गए थे, एक कपड़े का और एक खाने का। उसने सोचा भी नहीं था कि खाने के लिए इतना बड़ा सूटकेस लेना पड़ेगा। वो सूटकेस इतना बड़ा था कि उसमें इंद्रानी खुद फिट हो सकती थी, लेकिन फिर भी वो पूरा सूटकेस सिर्फ खाने से भरा हुआ था। फिर भी इंद्रानी बहुत खुश होते हुए सबके दुआ और आशीर्वाद को लेते हुए एयरपोर्ट की ओर जब बढ़ जाती है। जब एयरपोर्ट की ओर बढ़ती है तो वो दिल्ली में होता है, और दिल्ली जैसी वो पहुंचती है उसे हर पल एक ही डर सताता है कि कहीं उसके पिता ने उसे देख ना लिया हो या कोई वो अंकल उसे देख ना ले। इस वजह से वो डरी सहमी सी रहती है पूरे समय में, और वो बस चाहती है कि उसे कोई ना देखे, इसलिए वो मास्क लगाकर घूमती रहती है, अपने चेहरे को ढकी रहती है, जिस पर उसके पिता भी ये चीज़ें देख रहे होते हैं, क्योंकि मुथु और उसका बेटा दोनों ही उसे छोड़ने के लिए जाते हैं। उसकी माँ आना चाहती थी लेकिन वो कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी उसे छोड़ने। वो सिर्फ घर के दरवाजे तक इंद्रानी को छोड़ती है और कहती है कि बेटी अपना ख्याल रखना, अच्छे से खाना खाना, जो खाने मैंने दिए हैं उसे टाइम पे खा लेना, खाने को बर्बाद मत करना, और अपने आसपास के लोगों को भी खाना बांट कर खिलाना, ताकि वो भी तुम्हारे अच्छे से दोस्त बने, तुम्हारे
तुमसे अच्छे से पेश आए। तुम नई जगह जा रही हो तो नई भाषाओं को सीखने में तुम्हें टाइम लगेगा, लेकिन उनके साथ खाना बांटोगी तो वो जल्दी तुम उनसे सारी भाषाएं सीख पाओगी। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी।